मुलाकात मामूली नहीं है। 5 साल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे मजबूत पड़ोसी से आमने सामने की मुलाकात और बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में ब्रिक्स की बैठक के साथ ही ये द्विपक्षीय मुलाकात चल रही है। अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। 2020 में लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्ते इतने सामान्य होते नजर आ रहे हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने एक द्विपक्षीय बातचीत बायलैटरल के लिए बैठेंगे। इसकी बुनियाद दोनों देशों ने कई दौर की अपनी आपसी बातचीत के जरिए रखी है। आपको बता दें, कोर कमांडर स्तर की 21 बार बैठकें हो चुकी हैं और उसके बाद हम इस तरफ आगे बढ़े हैं कि जो तनावपूर्ण स्थिति सरहद पर थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो बफर जोन्स बनाए गए थे, जहां पर हम 2020 के पहले पेट्रोलिंग के लिए जाते थे या वो पहुंचते थे, वो तमाम जगह अब दायरे से बाहर रख दी गई थी। वहां पर पेट्रोलिंग की फिर से शुरुआत हो सकती है। तय हुआ है कि एलएसी पर भारत के दावे वाले इलाके में चीन अपने सैनिक वापस करेगा। भारत की ओर से भी सेना की तैनाती चरणबद्ध तरीके से, यानी आप कह सकते हैं सीरीज वाइज तरीके से, फेज वाइज तरीके से वहां पर की जाएगी और कम की जाएगी। और फिर दोनों की देशों के जो सैनिक हैं वो अपने अपने इलाकों में गश्त कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन इसकी तैयारी शुरू हो रही है, इसकी नींव रख दी गई है। न सिर्फ विदेश मंत्रालय, खुद विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने इस बाबत जानकारी दी है, बल्कि सेना चीफ की तरफ से भी इस पर जानकारी दी गई है। एलएसी पर लौटती शांति के साथ ही भारत चीन के रिश्तों में सुधार की उम्मीद दोनों देशों में लगाई जा रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि भारत का भरोसा दोबारा पाने में चीन कामयाब क्या हो पाएगा। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत 7-8 दशकों के भारत चीन के रिश्ते का रोलर कोस्टर अब नए मुकाम पर पहुंचता दिखता है, क्योंकि 5 साल के लंबे दौर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग में नई बात, नई शुरुआत हो रही है। और शुरुआत की बुनियादी शर्त यही कि जिस लद्दाख के पूर्वी हिस्से में 4 साल पहले मार्च महीने में चीन घुस आया, वहां से वापस जाएगा और भारत को पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फौजी गश्त और निगरानी का मौका मिलेगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये तय हो रहा है कि दोनों देशों के जवान अपने अपने इलाके में महीने में 2 बार पेट्रोलिंग करेंगे, जिसमें सैनिकों की संख्या 14-15 के करीब ही होगी। दोनों देशों को पेट्रोलिंग की तारीख और समय पहले से बताना होगा ताकि उनका आमना सामना ना हो। इसके अलावा हर महीने कमांडर लेवल की बैठक भी होगी। डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, अब उसको होने में जमीन पे थोड़ा सा समय लगेगा। पर ये सोचना कि जी एकदम से सब कुछ हो जाएगा, वो उस भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी चीजें निकल कर आएगी। भारत चीन के रिश्ते के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह चीन की घुसपैठ रही और 4 साल की बातचीत के बाद दोनों देशों के नेतृत्व और सेना ने अगर सहमति बनाई है तो सरहद से मुल्क तक शांति और विकास की दिशा में बड़ा कदम है। यही वजह है कि आज 13-14 हजार फीट पर फख्र से तिरंगा लहराते हुए हिंदुस्तानी नजर आते हैं, तो कहीं दुनिया की सबसे ऊंचाई पर भारत एयरफील्ड बनाने में कामयाब दिखता है। मैं इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड यानी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं। ये न्यूमा का एडवांस्ड ग्राउंड लैंडिंग एयरबेस है, जिसको पिछले कुछ सालों के दौरान इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक दुनिया का कोई भी बड़ा विमान इस ऊंचाई पर लैंड कर सकता है। ये जब बन जाएगी तो दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड बनेगी, 13,700 फीट। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है इसका कि एलएसी से केवल 35 to 40 किलोमीटर की दूरी पे है एरियल डिस्टेंस पे। लेह में बस अभी 2 है प्रेजेंटली, तो ये तीसरा एयरबेस बनेगा। 2020 के बाद भारत की तरफ से तेजी से एलएसी पर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। बेहद कठिन मौसम और दुर्गम क्षेत्र में भारत के सैनिकों की पहुंच और मौजूदगी के लिए किए जा रहे ये इंतजाम आज एलएसी पर भारत की स्थिति मजबूत करते हैं।
इस वक्त मौजूद हैं पैंगोंग त्सो पर। ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है जहां से 2021 में पहले फेज का डिसएंगेजमेंट हुआ नॉर्थ और साउथ बैंक पर, जहां भारत और चीन की सेना का जमावड़ा था, टैंक्स थे। उस डिसएंगेजमेंट के दौरान सेना के जवान और टैंक्स पीछे हटे। अगर हम पैंगोंग त्सो की बात करें तो ये लेक हाईएस्ट लेक है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और 160 किलोमीटर लंबी ये लेक, इसका एक हिस्सा भारत में है जबकि 2/3 हिस्से चीन में है। और इस लेक के नॉर्थ बैंक पर जो चोटियां हैं वहां पर जो स्पर हैं उन्हें फिंगर्स कहा जाता है और इन्हीं फिंगर्स पर पेट्रोलिंग को लेकर विवाद हुआ था। भारत का कहना है कि वो फिंगर 8 तक LAC है, जबकि चीन कहता है कि LAC फिंगर 2 से गुजरता है। यानी दोनों के अपने एरिया ऑफ परसेप्शन में डिफरेंस है और यही डिफरेंस बना खास तनाव की वजह। फिलहाल इस पैंगोंग झील के करीब 33% हिस्से के इलाके में भारत की दावेदारी और पहरेदारी है, जबकि 2/3 हिस्सा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार है। फिलहाल इस पूरे इलाके में शांति का माहौल है और 4 साल से -10 से 30 डिग्री तक की ठंड झेल रहे दोनों देशों के जवानों में एक उम्मीद की किरण भी जगी है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद LAC के इलाके में शांति आएगी, दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। रूस के कजान से गौरव सावंत, न्योम एयरबेस से अशरफ पानी और पैंगोंग से शिवानी शर्मा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 5 साल बाद होने वाली द्विपक्षीय बातचीत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद साथ होने वाली है। इस द्विपक्षीय बातचीत पर पूरे विश्व की नजर है। ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जबकि भारत और चीन के बीच का तनाव पूरे विश्व में चर्चा का विषय था, लेकिन ब्रिक्स में ये बैठक होना, बीते दिन से इसकी अटकलें लग रही थी, लेकिन अब मुहर लग गई है। कुछ ही देर पहले आपने देखा ये शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने अपने देश की तरफ से इस सम्मेलन में बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा संदेश ये दिया कि हम यानी भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कजान रूस से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे साथ पैंगोंग त्सो से जुड़ रही है शिवानी, और अशरफ हमारे सहयोगी जो कि गए थे न्योमा एयरबेस पर, विश्व के सबसे ऊंचे एयरफील्ड पर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि अब से कुछ ही देर माना जा रहा है कि थोड़ी बैठकों में देरी हुई है क्या? पहले बताया गया था 4:40 के आसपास ये द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है वक्त थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन पीएम का संदेश एक तरफ मल्टीपोलर वर्ल्ड का, विश्व के उन तमाम देशों को एक संदेश जो अपनी धौंस या अपनी बपौती समझते हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के रिश्तों में कितनी बेहतरी हम इस द्विपक्षीय बातचीत के जरिए उम्मीद रखें। गौरव, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ देश ऐसे थे जो कि ये सोच रहे थे कि अब विश्व पर उनकी बपौती है, और विश्व किसी की बपौती नहीं है, ये साफ हो गया है। क्योंकि अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों की शक्ति लगातार क्षीण हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा। यूनिपोलर वर्ल्ड था तब अमेरिका की काफी धौंस थी। अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति अभी भी है, लेकिन इकलौती शक्ति अब नहीं है। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है और भारत ने इस पर विशेष चर्चा की कि सबको मिलकर यह विश्व आगे चलाना है और खासतौर पर विकासशील देशों को ऊपर लाना है। एक धुरी रूस के मित्र देशों की है, एक अमेरिका के मित्र देशों की है, एक और धुरी विकासशील देशों की आ रही है, और उस धुरी में भारत की बहुत प्रमुख भूमिका है। विकासशील देशों की बात करें तो भारत ने G20 प्रेसिडेंसी में जो किया, और केवल तभी अफ्रीकन यूनियन को इसका हिस्सा बनाना G20 का यही एक काम नहीं है। आप उस बात का भी अंदाजा लगाइए जो विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जिसका जिक्र कर चुके हैं, जब कोविड का काल आया था तो यही विकसित देश किसी को कोविड की वैक्सीन नहीं दे रहे थे। भारत जैसे विकासशील देशों ने कुछ अपने पास रखी और कुछ सहयोगियों के साथ उसको शेयर किया। तब हमारे ही देश के कुछ लोग पश्चिमी देशों का साथ देकर हमारी ही वैक्सीन्स को बुरा भला कह रहे थे, और पश्चिमी वैक्सीन्स जो अब कमजोर साबित हो रही हैं उसकी वकालत कर रहे थे। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक बहुत प्रमुख धुरी के रूप में उभर रहा है, और ये चीन भी देख रहा है। हम बहुत बड़ी अभी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि चीन की जनसंख्या लगातार बढ़ाती जा रही है। चीन की जनसंख्या जब बढ़ा रही है, उनकी इकोनॉमी जब डाउन जा रही है, वही हमारी जनसंख्या भी युवा
हुआ है, हमारी इकोनॉमी भी इंप्रूव कर रही है और आज नहीं, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर हम उसी धुरी पर रहे तो हम एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे। और यही कारण है कि दुनिया के सभी देश अब भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए गौरव हमारे साथ, क्योंकि इस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि जितना अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर हम रूस, भारत और चीन, RIC जो एक ट्रोइका है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हालांकि उसकी बैठक बहुत लंबे वक्त से नहीं हुई है, लेकिन इसे इस तरीके से भी देखना होगा कि ये एक ऐसी धुरी बन रही है जहां से PM संदेश देते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की। चीन को तो एक गहरा संदेश है ही कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के साथ जो गुटरगू करते हैं, उसके बाद से आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उस पर भी एक कड़ा संदेश है। लेकिन इसी के साथ अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्क जो आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाते हैं, जो आतंकवाद और आतंकवाद को फंड करने वाले को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ग्रीन टिक देते हैं, उनकी बात करते हैं। उन सबको एक गहरा तमाचा है। लेकिन इसी के साथ साथ शिवानी के पास चलते हैं, जिसके बाद मैं दीपक जी आपके पास भी आऊंगी और जनरल मेहसान आपके पास भी। पैंगोंग सो में आप मौजूद हैं शिवानी, पहला प्रश्न आपसे ये वही जगह है जहां पर हमने सबसे पहले स्कर्मिशेस देखी थी। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी LAC पर स्थिति को प्री 2020, प्री गलवान ले जाने में वक्त लगेगा, ऐसा खुद जनरल VK सिंह और जितने लोग आर्मी या डिप्लोमेसी से जुड़े हुए वो कह रहे हैं। किस तरह से ये जमीन पर उतरेगा, इस पर भी सबकी नजर है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए अंजना, जो सीधा असर होगा भारत और चीन की जो वार्ता हो रही है, उसका सीधा असर LAC पर ही दिखाई देगा। लेकिन टोटल डिसएंगेजमेंट होने में अभी वक्त है, क्योंकि भारत की सेना फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहती है। पिछले कई ऐसे अनुभव रहे हैं चीन के साथ कि उस पर तुरंत भरोसा करना मुश्किल है। और यही बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कही कि जो ट्रस्ट फैक्टर है उसे वापस लाने में वक्त लग सकता है। लेकिन ये शुभ संकेत जरूर है कि चीन इस बात पर सहमत है कि पेट्रोलिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा। और जो बफर जोन्स हैं अंजना, जहां पर पहले फ्रिक्शन पॉइंट्स हुआ करते थे, बफर जोन्स अब बना लिए गए हैं और वहां पर पेट्रोलिंग की शुरुआत हो रही है। जब पेट्रोलिंग की शुरुआत होती है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर इसे देखा जाता है और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर भरोसा करती हैं। लेकिन भारत की सेना ये देखेगी कि क्या इन बफर जोन्स के अंदर एनक्रोच करने की कोशिश एक बार फिर तो नहीं की जा रही है, और उसके बाद ही डिसएंगेजमेंट पर फैसला होगा और फिर डी इंडक्शन की बात होगी, डी एस्केलेशन की बात होगी। तो सीधे तौर पर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, जो एक एपिसेंटर माना जाता है इस पूरे विवाद का, स्टैंड ऑफ का 2020 के बाद से, सीधा असर इन पूरी वार्ताओं का इसी इलाके में दिखाई देगा। लेकिन भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है।